आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 13। ये चैप्टर 13 का ये भाग 3 है। भाग 2 तक बहुत अच्छे से हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, बहुत अच्छे से हम लोग भाग 2 तक देख लिए थे। आपको पता है कि हम स्पेशल बैच के तहत पढ़ रहे हैं, जिसके तहत सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट होता है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन, और उसके बाद पूरा चैप्टर के रिवीजन के लिए हम एक मॉडल सेट देते हैं जो कि टेलीग्राम ग्रुप में देते हैं। अगर टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और वहीं पर चैप्टर 12 तक, ये तो चैप्टर 13 है ना, चैप्टर 13 जैसे ही खत्म होगा उसके बाद इसका मॉडल सेट देंगे। चैप्टर 12 तक आपको मॉडल सेट वहां पर मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, जो कि बिल्कुल फ्री है। अब समझिए, चैप्टर 13 ये हम लोग का अंतिम चैप्टर है पेपर 1 का। ये चैप्टर जो 13 है, ये हम लोग, आपको पता है कि बीए पार्ट 1 में पेपर 2 होता है, ये ऑनर्स का। तो ये हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2 को, पेपर 1 और पेपर 2, और उसके बाद आपका सब्सिडी और कंपोजिशन का पेपर होता है। तो ये इसमें पेपर 1 ये कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही चैप्टर 13 कंप्लीट होगा, पेपर 1 हम लोगों का क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो आज ये चैप्टर 13 का ये भाग 3 है। भाग अगर 2 तक, इससे पहले भाग नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट का, वहां देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। ये चैप्टर जो 13 का ये भाग 3 है, ये अंतिम है, समझ लीजिए। इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और ये पेपर 3 अभी समाप्त, पेपर 1 अभी समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं समाप्त होगा? क्योंकि अभी इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी है, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी है। जैसे ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ये पूरी तरह से चैप्टर ही खत्म, और ये पेपर 1 भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए, आज ये सब क्यों बनाया है, ये ताकि ये पूरा आपको चैप्टर का नोट्स ऐसे ही बनाना है। देखिए, शुरू से जो भी हम पढ़ाए हैं इस चैप्टर में, चैप्टर 13 में, थानेश्वर का पुष्य भूति वंश या हर्षवर्धन एवं हर्षवर्धन, ये जितना भी पढ़ाए हैं ऐसे ही आपको नोट्स बना लेना है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए पूरा नोट्स आज बनाया है, क्योंकि आज ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद इसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये तो आपको पता ही है, ये पुष्य भूति या वर्धन वंश इसको कहते हैं। और इसका शुरुआती जो राजा था पुष्य भूति था, इसका लड़का कौन था, प्रभाकर वर्धन था। आपको ऐसे नोट्स बनाना है, ध्यान रखिएगा, ऐसे। पुष्य भूति वंश, पुष्य भूति पहला राजा, उसके बाद प्रभाकर वर्धन, जो कि कौन क्या था, वास्तविक संस्थापक था इसका, इस वंश का वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन। उसके बाद इसके 3 संतान हुए, यानी कि 2 पुत्र और 1 पुत्री हुई। इसकी शादी कहां पर हुआ था, इसकी शादी अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। इसकी शादी कहां पर हुआ था, इसकी शादी, और जो कन्नौज का राजा था ग्रहवर्मन, कन्नौज का राजा कौन था, कन्नौज का राजा ग्रहवर्मन से शादी हुई थी। लेकिन ग्रहवर्मन को कौन मार दिया था, मालवा का शासक। कौन नीचे, मालवा था, मालवा। तो ये अच्छा से उसमें मैप बनाया, ऐसे पिछला वाला भाग नहीं, पहला वाला भाग में ही बहुत अच्छे से मैप बनाकर समझाया है। तो वो मैप और बना लीजिएगा, यहाँ पर इतना लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैप बना लीजिएगा, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। यानी कि राजश्री, अब राजश्री की शादी ग्रहवर्मन से हुआ, लेकिन ग्रहवर्मन को मालवा के शासक ने मार दिया। तो मालवा के शासक को किसने मार दिया, राजवर्धन ने। और राजवर्धन को किसने मार दिया, बंगाल का शासक जो शशांक था, शशांक ने राजवर्धन को मार दिया। तब तक इसने, हर्षवर्धन ने किसको मार दिया, शशांक को। और ये जो राजश्री को ये लेकर गया था मालवा का शासक अपने बंदी बनाकर, तो ये राजश्री भाग गई थी वहां से, उसके बंदीगिरी में से भागकर, और ये जंगलों में छिप गई थी। जिसके बाद ये हर्षवर्धन ने इसको, राजश्री को क्या कर लिया, ढूंढ लिया। उसके बाद हर्षवर्धन का अब शासनकाल चालू होता है। प्रभाकर वर्धन के बाद राजा राजवर्धन बना था, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद राजा कौन बन गया, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, देखिए, अब हर्षवर्धन अपनी राजधानी कहां पर लेकर आया, कन्नौज राजधानी लेकर आया। क्योंकि ये छोटा सा मैप यहाँ पर समझा देते हैं कि देखिए मैप कैसे बन गया। छोटा सा जगह में मैप नहीं बन पाता है, यहाँ पर, हाँ यहाँ पर जगह यहीं पर बन जाएगा। आप समझिए, यहाँ पर इन लोगों का थानेश्वर था, यहाँ पर कन्नौज है, यहाँ पर मालवा, और यहाँ पर बंगाल। ये सारे जगहों का राजा कौन बन गया था, ये सारे जगहों का राजा हर्षवर्धन। इसीलिए अपने राजधानी बीच में लेकर चलाया कन्नौज, क्योंकि यहाँ से चारों तरफ देख सकते हैं। अगर ये रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे तो चारों तरफ हम नहीं देख सकते, इसीलिए ये राजधानी अपने बीच में लेकर आ गया, कन्नौज। अब देखिए, इसी के दरबार में एक चीनी यात्री आया था जिसका नाम था वेनसांग, और यहाँ पर 15 से 16 वर्षों तक रहा था। और ये महायान शाखा को मानता था। देखिए कैसे नोट्स बनाया, वेनसांग महायान, यानी समझ ये जाएंगे कि ये महायान शाखा को मानता था। और इसने एक अपनी पुस्तक की रचना की थी जिसका क्या नाम था, CU की। उसमें पूरी विस्तार से भारत के बारे में वर्णन किया है और हर्षवर्धन के बारे में वर्णन किया है। और CU में ही लिखता है कि भारत में जो वर्ण व्यवस्था है वो 4 प्रकार के है। भारत में वर्ण व्यवस्था कितने प्रकार के है, 4 प्रकार के, ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ पर चाहे तो आप चारों प्रकार का वर्णन कर सकते हैं कि चारों प्रकार कौन कौन से थे, और नहीं तो पहले वाला में हम करवाए भी हैं। और ये नालंदा, नालंदा में पढ़ रहा था, कहां पर पढ़ रहा था, ये नालंदा में। और नालंदा को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहा जाता है, यानी महायान का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान यहाँ पर भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके दरबार में कवि कौन थे, बाण भट्ट थे। बहुत अच्छी अच्छी क्या करते थे, रचनाएं करते थे, जैसे कादम्बरी, हर्षचरित, इन्हीं की रचना है। ये पहले वाले भाग में भी बताए हैं। अब और समझिए, यहाँ पर ये दक्षिण भारत अभियान किया था इसने। उत्तर भारत में कश्मीर को छोड़कर, यहाँ पर उत्तर भारत में कश्मीर को छोड़कर, उत्तर भारत है यहाँ पर कश्मीर को छोड़कर बाकी सारे क्षेत्र इसी के कब्जा में थे, ध्यान रखिएगा। और इसने सोचा कि अब दक्षिण भारत पर भी कब्जा किया जाए। तो आपको पता है दक्षिण भारत में कैसे जा रहा था, क्या कर रहा था, ऐसे पहाड़ वाला, नदी वाला, झरना वाला, झरना नहीं पहाड़ और नदी के चित्र बनाकर भी समझा दी इससे पहले वाला भाग में। तो इसका दक्षिण भारत नर्मदा तट पर युद्ध हो गया, किसके किसके बीच में, पुलकेशिन द्वितीय के बीच में और यहाँ हर्षवर्धन के बीच। हर्षवर्धन की सेनाएं इधर से गई थी, थकी हुई थी इधर से सेनाएं, पुलकेशिन द्वितीय ने वहीं पर फाइल निपटा दिया इन लोगों का। और हर्षवर्धन हार कर फिर वापस अपने उत्तर भारत में लौट गए। तो पुलकेशिन द्वितीय ने क्या किया था, यहाँ पर एहोल एक अभिलेख लिखवाया था, इसका नाम रखा था एहोल अभिलेख। और इसमें पूरा वर्णन करवाया था कि हमने एक बड़े राजा को हराया है। गर्व की बात है ना, उसके लिए गर्व की बात था कि हमने एक बड़े राजा को हराया। उत्तर भारत का एक बड़ा राजा जो बड़े साम्राज्य में रहता है, जिसका नाम हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन को कोई हरा देगा तो अपने आप को ढिंडोरा पिटवाएगा नहीं कि हमने हर्षवर्धन को हराया है। बड़े कोई समझिए, अगर कोई बड़े प्लेयर को, मान लीजिए कोई बड़ा खिलाड़ी है, कोई बड़ा खिलाड़ी, हम उदाहरण के लिए बता, जैसे विराट कोहली हो गया, कोई बड़ा खिलाड़ी है, कोई बड़े खिलाड़ी को मान लीजिए कोई नया मैच खेल रहा है, ठीक है, और वो विराट कोहली को पहले ही बॉल पर आउट कर दे, तो क्या होगा, उसका नाम पूरा हो जाएगा ना कि वो पहले ही बॉल पर विराट कोहली का आउट कर दिया। इतने अच्छे प्लेयर को वो पहले ही बॉल पर आउट कर दे, जो कि ऐसे संभव नहीं है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन अगर पहले ही बॉल पर विराट कोहली को आउट कर दे तो क्या होगा, वो अपने आप को ढिंडोरा पिटवाएगा ना। हमने वो अपना तो कुछ नहीं कहता है, खिलाड़ी तो कुछ नहीं कहता, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि ये पहले ही बॉल पर विराट कोहली को क्या कर दिया, आउट कर दिया, ये नहीं कि ये भी अच्छा प्लेयर है। ठीक वैसे ही यहाँ पर तो पुलकेशिन द्वितीय राजा था, तो ये बड़े राजाओं को हराया है तो क्या करेगा, ढिंडोरा ना पिटवाएगा। खूब ढिंडोरा पिटवाया अपने राज्य में, तो बताया यही बड़ा सा, यहीं पर नर्मदा के तट पर वहीं पर एक अभिलेख लिखवाया कि आगे वाले इतिहास में आने वाले लोग भी जानेंगे कि हमने किसको हराया है, हर्षवर्धन को हरा दिया है। और जिसका नाम था एहोल अभिलेख, जिससे हम लोग भी अभी जानते हैं कि ये हर्षवर्धन को कौन हराया था, पुलकेशिन द्वितीय। अगर ना लिखवाया होता तो जानते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, नहीं। तो ये भी अभिलेख लिखवाया, अभिलेख बचा हुआ है, जिससे पता चल जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था। तो हर्षवर्धन की यहाँ तक सीमाएं थी और उत्तर भारत में पूरी थी। और उसके बाद हर्षवर्धन की प्रशासनिक इकाई के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये स्रोत कैसे मिलता है कि हर्षवर्धन का प्रशासन कैसा था, वो अपना शासन कैसे चलाता था। प्रशासन केंद्रीकृत था, मतलब सब राजा ही देख रेख करता था, ध्यान रखिएगा। और सेनापति की भूमिका में भी राजा ही होता था, यानी मेन सेना की भूमिका में राजा ही, कौन से सैनिक अंदर रहेंगे, सैनिकों का मतलब कौन कौन से सैनिकों का चयन करने का आधार क्या होगा, कौन कौन सैनिक सेना में रहेंगे, कैसा घुड़सवार होगा या कैसे रणनीति बनेगी, कैसा हथियार होगा, कैसे आक्रमण किया जाएगा, किस पर आक्रमण करना, ये सारी बातें राजा डिसाइड करता था। ये सारी बातें कौन निर्णय लेता था, राजा, यानी राजा ही सब प्रमुख था। प्रशासन का प्रमुख कौन था, राजा ही था। और न्याय करने की भी क्षमता राजा की होती थी, ना कि कोई न्यायाधीश नहीं रखा हुआ था। न्याय करने की भी क्षमता कौन था, अंतिम रूप से, देखिए न्यायाधीश ऐसे छोटे छोटे थे, लेकिन अंतिम रूप से अगर बड़ा कोई मामला आ जाए तो कौन इसका निर्णय करता था, राजा। राजा के पास कहाँ न्याय करने के समय है, क्योंकि इधर राजा लड़ने आया, पता चला इधर मार झगड़ा करके, मान लीजिए कोई राज्य में कोई लड़ाई कर लिया, कुछ कर लिया, उसी समय फैसला करना है, और राजा यहाँ युद्ध करने आया है, तो बताइए कौन करेगा फैसला। तो अंतिम रूप से जब कोई मामला ज्यादा पेचीदा हो जाता था तब राजा क्या करता था, उसका निर्णय करता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये स्रोत कैसे, हर्षचरित से ये बात पता चलता है कि इसके प्रशासन कैसा था, या वेनसांग जो अपने रचना किया है CU की, इससे भी पता चलता है ना कि ये हर्ष जो था, यानी हर्षवर्धन का प्रशासन कैसा था, यानी कि उसकी सैनिक व्यवस्था कैसी, सैनिक व्यवस्था मजबूत था कि क्या था, आगे हम लोग बात करेंगे। अब देखिए प्रशासनों को अपने जो इसकी प्रशासन की इकाई थी वो छोटे छोटे भागों में बांट दिया था, जैसे कि सब पीछे वाला राजा भी करते ऐसे यहाँ रहते, छोटे छोटे भागों में बांट दे रहे थे, नहीं तो एक अकेले राजा को इतना संभालना कोई छोटी बात है नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ग्राम यानी गांव, छोटा सा गांव, विषय यानी कि जिला, जिला को विषय उस समय कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। विषय जिला दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा तो ठीक है, विषय को जिला लिख दिया। भुक्ति, भुक्ति मतलब प्रांत होता है, प्रांत जैसे इस समय राज्य है ना वैसे ही प्रांत,
और राष्ट्र मतलब आपको पता ही है, राष्ट्र मतलब बड़ा सा साम्राज्य, यानी कि सबसे छोटा ग्राम, विषय, भुक्ति और राष्ट्र। विषय का मतलब होता है सजीला, और भुक्ति का मतलब क्या होता था, प्रांत, यानी कि इस समय जो राज्य है ठीक वैसे ही उस समय भुक्ति होते थे, यानी कि प्रांत होते थे, प्रांतों में बांटा हुआ होता था, और बड़ा सा राष्ट्र, राष्ट्र यानी कि साम्राज्य का प्रमुख राजा होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके सैन्य इकाई कैसी थी, सैन्य इकाई के बारे में ये अपने जो वेनसांग था, ये अपने जो इसका किताब था कौन, CUकी, इसमें क्या वर्णन करता, देखिए चतुरांगिण, इसका ये चतुरांगिण नाम रखता है कि चतुरांगिण इसका सैन्य इकाई कैसा था, चतुरांगिण। अब चतुरांगिण में कौन कौन थे, पैदल, घुड़सवार, रथ और हाथी, मतलब 4 प्रकार की इसमें सेनाओं में सैनिक होते थे। पैदल होते थे, घुड़सवार भी, रथ और हाथी। हाथी पर नॉर्मली कौन होते थे, राजा ही होता था। देखिए कभी भी युद्ध में देखिएगा अधिकतर जगहों पर तो हाथी पर राजा होते थे, नहीं तो ज्यादा अगर राजा थोड़ा सा कमजोर है तो घोड़ा पर होगा, घुड़सवार, नहीं तो अधिकतर हाथी पर ही राजा होते। क्यों, क्योंकि राजा सबसे ज्यादा सुरक्षित हाथी पर रहेगा। हाथी कितनी, हाथी की ऊंचाई देखें आप लोग, हाथी की ऊंचाई कितना होता है, वहां पर पहुंचकर राजा को मारना कोई छोटी बात नहीं होती। और एक बात समझिए, जैसे यहां पर थोड़ा समझ लीजिए, जैसे ये हाथी हो गया ना, ये हाथी ऊपर हो गया, ठीक है, हाथी हो गया, ये मान लीजिए ऐसे आपको समझाने के लिए, तो हाथी के ऊपर ऐसे बनाया हुआ रहता था और राजा इसी में रहता था, इसी में। तो जब राजा को मारना होता था तो खड़ा होकर तीर चला देता था या भाला जो भी चलाना हो चला देता था, और जब उधर से कोई मारता था इसी में बैठ कर छिप जाता था, लो इसी में छिप गया, नीचे छिप जाता था राजा, बस राजा को कोई नहीं मार पाता था। और हाथी के पास तलवार कौन पहुंचाएगा, उस समय बंदूक तो था नहीं, और ये क्या कहते हैं, गोला भी नहीं था, ये जो बारूद वाला ये सब कुछ नहीं था, तो वहां तक कुछ नहीं पहुंच सकता था। क्या था, तलवार था, तलवार इतने बड़ा होगा कि हाथी के पास पहुंच जाएगा नहीं, यहाँ पर तलवार बस नहीं पहुंच पाता था, या भाला या तीर था, तो तीर को तो ऐसे ही ये रोक लेगा। या यहाँ पर जो बनाया रहता था ये डब्बा जैसा, ये बहुत ही मजबूत होता था, राजा इसी में छिप जाता था। तो यही हाथी भी इसमें शामिल था। हर्ष और बौद्ध धर्म, हर्ष और बौद्ध धर्म देखिए शुरू से हर्षवर्धन जो था हिंदू धर्म को मानता था, और जो देखिए अब बौद्ध धर्म के समर्थक कैसे बना, बौद्ध धर्म के जब ये पहुंचा ना, ये जब यहाँ से वेनसांग था ना, कहाँ है वेनसांग लिखा हुआ है, वेनसांग, हाँ, वेनसांग जब पहुंचा चीन से भारत और इसके दरबार में पहुंचा और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने लगा बौद्ध धर्म के बारे में। देखिए बौद्ध धर्म पहले से भारत में था, लेकिन इसको कोई बताने वाला नहीं था कि नहीं बौद्ध धर्म ऐसा है ऐसा। देखिए बौद्ध धर्म के बारे में ये पूरा बताया कौन, वेनसांग। सारे जगहों पर घूमने के बाद पूरी अच्छी तरह से पूरा विस्तार से बताया कि ये बौद्ध धर्म क्या है कैसे है। तो इसने हर्षवर्धन ने भी 2 धर्म सभाओं करने का इसको अनुमति दे दी। ठीक है, आप 2 को धर्म सभा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला प्रयाग वाला जो 5 साल पर करवाता था, 5 साल पर करवाता था, इस बार दे दिया इसको, वेनसांग को अध्यक्ष बना दिया, वेनसांग को। बाकी धर्म वाले तो खिलाफ हो गए थे इसके, लेकिन ये तो राजा था ना, कौन क्या कर लेगा, कुछ कर लेगा कोई। और एक बात कन्नौज वाला की बात कर लेते हैं। कन्नौज इसकी राजधानी थी, कन्नौज में भी एगो धर्म सभा का आयोजन करवा दिया, किससे, वेनसांग से। समझिए ये बौद्ध धर्म से बहुत काफी प्रभावित हो चुका था। उसके बाद थोड़ा सा इसके साहित्य के बारे में हम लोग देख लेते हैं, साहित्य कैसा कैसा था। साहित्य मतलब इसके समय साहित्य कौन कौन से रचना है। कवि वाणभट्ट थे, आपको पता ही है, कवि वाणभट्ट थे। वाणभट्ट द्वारा हर्षचरित रचना किया गया था, हर्ष के बारे में, और कादम्बरी, 2 को रचना किया गया था। उसके बाद हर्षवर्धन ने भी 3 नाटक की रचना किया था। ये नाटक है, नाटक मतलब समझते हैं, इंग्लिश में इसको ड्रामा बोलते हैं, इंग्लिश में ड्रामा, हिंदी में नाटक बोलते हैं। तो नाटक, प्रियदर्शिका, रत्नावती और नागनंद, ये तीनों जो थे ये हर्षवर्धन ने खुद रचना किया था। ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन ने खुद ये रचना किया था, ये तीनों नाटक। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा हर्षवर्धन के बारे में। और इसके बाद देखिए हर्षवर्धन बहुत अच्छा शासन चला रहा था, बहुत अच्छा था। हर्षवर्धन के बाद यहाँ पर कन्नौज में, कन्नौज राजधानी था ना, त्रिपक्षीय संघर्ष होने लगा। कई वंश इसमें, मतलब छोटे छोटे वंश तो थे ही, लेकिन 3 जो प्रमुख वंश थे, वो तीनों प्रमुख वंश आपस में लड़ने लगे इसके लिए। इसका तो वंश ही खत्म हो गया, समझ लीजिए। हर्षवर्धन के बाद इसके काम में खत्म हो गया, इसके वंश का काम में खत्म हो गया। और बाकी जो अलग वाले जो 3 वंश थे, वो तीनों वंश इस कन्नौज के लिए संघर्ष करने लगे, जिसके बारे में हम लोगों को पार्ट 2 में पढ़ना है, पार्ट 1 में नहीं पढ़ना है। ये पार्ट 1 यहीं तक खत्म हो गया। ये हर्षवर्धन तक ही आपसे सवाल पूछे जाते हैं, और हर्षवर्धन तक पार्ट 1 क्या हो गया, खत्म हो गया। और इसके बाद हम लोग जब पार्ट 2 में पढ़ेंगे ना, पार्ट 2 यानी बीए पार्ट 1 है, ये बीए पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा।
तो यहां तक में अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो। और पूरी तरह से ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, पेपर 1 हो गया कंप्लीट। लेकिन अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट नहीं हुआ है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होते ही ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट होते ही पेपर 1 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया।